बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 8 नवंबर 2024। ये रहा बेटा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 1, 2 एंड 3 इन 3 एडिटोरियल्स का करूंगा एनालिसिस जिस तरीके से हम डेली करते हैं। और बाकी आपका जो पोर्शन है वो है ओपिनियन वाला जिसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों के चारों ओपिनियंस इन द सेम फैशन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। बट इस पोर्शन के लिए बेटा आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी जो कि आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर फोकल पर्सन से रब्ता करके ले सकते हैं। जनवरी 2024 से ऑनवर्ड ये जितने महीने हैं इन सब के जो ओपिनियन के लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, आप इनमें से जोन सा चाहें सुन सकते हैं। आगे जो है जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बगैर ये, क्योंकि यहाँ पर अब 1-2 मिनट मैं लगाऊंगा बताऊंगा आपको कि ये किस तरीके से आप लोग एडिटोरियल्स और ओपिनियंस का इस्तेमाल करेंगे जो नए स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स को। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर एक तो ये पीडीएफ है इसका वो डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में चैप्टराइजेशन की जाती है, 3 चैप्टर्स बना दिए जाते हैं। वहां पर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टाइम है उसके ऊपर क्लिक करें तो आपका डायरेक्ट जो फर्स्ट ओपिनियन है वो एडिटोरियल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये 2-3 मिनट जो है इजीली फिर स्किप कर सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनको मैं बताना चाहूंगा, पुरानों को तो पता है कि ये आपका इस्तेमाल कहाँ पर होगा। डाटा इंग्लिश ऐसे में इस्तेमाल होगा, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, सोशल साइंसेज के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वहां पर इस्तेमाल होगा, क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप होगी, आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच भी डेवलप होगी। ये दोनों पेपर आप इजीली पास कर सकते हैं आफ्टर द एनालिसिस ऑफ एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस। इंग्लिश ऐसे के लिए आपको काफ़ी डाटा जो है यहाँ से मिल जाएगा डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर, लेकिन इसके साथ आपने राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी है क्योंकि बगैर राइटिंग प्रैक्टिस से ऐसे पास नहीं होगा। उसके लिए भी सेशन कंटिन्यू है जिसमें सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस ही करवाई जाती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। करंट जो ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं ये उनकी लिस्ट है, इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसको आपने पढ़ लेना है। करंट नेशनल इश्यूज की ये वही लिस्ट है, इसको भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। और बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर बेटा पीडीएफ लिंक है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, चैप्टराइजेशन कर दी गई है, उसको भी आप लोग वहां से 1, 2, 3 3 चैप्टर्स हैं जिसको चाहें पहले आप सुन सकते हैं। इंडिया हेल्ड कश्मीर रेजोल्यूशन क्या राइटर कहता है, ठीक है, सिंपल एंड टू द पॉइंट बात जो इसके अंदर लिखी गई है वो ये है कि अभी इलेक्शंस हुए हैं इंडिया हेल्ड कश्मीर के अंदर। इलेक्शंस के बाद वहां पर जो गवर्नमेंट आई है उस गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और उस रेजोल्यूशन के अंदर इंडिया ने जो आर्टिकल 370 खत्म किया था उसको रीस्टोर करने की बात की गई है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो कश्मीर की, इंडिया हेल्ड कश्मीर की जो आइडेंटिटी है, उसका जो कल्चर है उसको बहाल किया जाए। मतलब कि यहाँ पर कश्मीर के पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे और थोड़ी बहुत और बातें करेंगे। तो इससे पहले कि ये जो इंडिया हेल्ड कश्मीर के अंदर रेजोल्यूशन उनकी गवर्नमेंट ने पास किया है ये क्या है, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ 4-5 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 2019 में और उससे पीछे 1947 में, यानी कि यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ आप डिस्कस कर लेंगे तो फिर आपको ये समझ आएगी आज की बात। तो चलें चलते हैं फिर थोड़ा सा पीछे। तो बेटा पहले तो ये है कि ये आपके सामने है मैप, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है और ये मैप है कश्मीर का। इसमें जो है ये वाला जो कश्मीर है इसको हम कहते हैं इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि ये पोर्शन कश्मीर के पास है। ये वाला पाकिस्तान के पास है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और प्लस जो है बन जाता है ये वाला आपका आजाद कश्मीर। इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी कहते हैं ये वाली को। यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं कि यहां से लेकर, ठीक है ना, और यहां तक जो है ये जो जो लाइन जो जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पाकिस्तानी कश्मीर और इंडियन कश्मीर के दरमियान है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल।
दूसरी तरफ बेटा यहाँ से जो ये वाला पोर्शन है, इसके एक तरफ तो कश्मीर है इंडिया वाला और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। इतने हिस्से को हम कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। ये सियालकोट वाली साइड पे जो है, ठीक, इसको हम कहते हैं वर्किंग बाउंड्री और इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। बाहर अब बात यह है कि जब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया बनता है तो उस वक्त हर एक स्टेट को ये आज़ादी दी जाती है कि वो जिसके साथ चाहें अलहाक कर लें, या वो आज़ाद रहना चाहते हैं तो वो आज़ाद रहें। अब ये जो कश्मीर है ना, बेसिकली ये सारे का सारा कश्मीर था, ये वाला, ठीक है। अब ये कश्मीर जो है, यहाँ पर मेजोरिटी जो थी वो मुसलमानों की थी, लेकिन इनका जो इंचार्ज था, इनका जो हेड था, वो नॉन मुस्लिम था। बहरहाल वो मुसलमान ये चाहते थे कि हम इंडिया के साथ मिल जाएं, लेकिन हेड ये चाहता था कि मैं किसी के साथ भी ना मिलूं, मैं इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट रखूं। बहरहाल उसके बाद ये होता है कि जो लोग हैं वो तो यही चाहते थे। यहाँ पर फिर कुछ आगे एक लंबी स्टोरी है, उस स्टोरी को मैं नहीं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, बस इतना बता देता हूँ कि उसके बाद ये होता है कि जनाब अली, ये कहा जाता है, उसके अंदर भी जो है कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, वो एक अलहदा सेपरेट डिबेट है। लेकिन कहा ये गया कि जनाब अली जो इनका हेड था, उसने जाकर, जो सिख था, उसने जाकर इंडिया की गवर्नमेंट से इल्हाक कर लिया था, लेकिन ऐसी बात कोई थी नहीं, ठीक है ना। बहरहाल इंडिया की फोर्सेज यहाँ पर आ गई, इधर से पाकिस्तान की फोर्सेज आ गई और इनके दरमियान हमारी एक 1948 के अंदर एक जंग हुई और ये बाउंड्री लैंड जहां जहां पर हम थे वहां पर ठहर गए। हमारा ये जो मसला है ये यूएनओ के अंदर चला गया। यूएनओ ने कहा प्लेबिसाइड करवा लें, रेफरेंडम करवा लें, जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे, अगर मुसलमान यहाँ के लोग जो है वोट पाकिस्तान में हक में देते हैं तो पाकिस्तान में इसको कर दिया जाएगा, अगर वो देते हैं इंडिया के हक में तो इंडिया को कर दिया जाएगा। लेकिन इंडिया को क्योंकि पता था कि यहाँ पर ज्यादा मुसलमान हैं, तो इसलिए ये इंडिया पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा कश्मीर, तो लिहाजा ये काम आज तक ना हो सका। लेकिन इस रेजोल्यूशन के बाद अब ये वाला जो इलाका है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये बेटा जो इलाका यहां पर है, ये ऑरेंज कलर में, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बन गया, ना पाकिस्तान का रहा और ना इंडिया का रहा, डिस्प्यूटेड हो गया। तो इसमें ये हुआ जब ये डिस्प्यूटेड हो गया सॉरी, तो डिस्प्यूटेड होने के बाद क्या होता है, अब ये भी सुनना कि इंडिया के पास जो इलाका है वो तो यानी कि इंडिया के पास ही रहेगा और पाकिस्तान वाला पाकिस्तान के कंट्रोल में है। लेकिन इनको इधर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस इलाके को कंट्रोल तो कर रही है, रन तो कर रही है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इन द सेम फैशन इस इलाके को इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल तो कर रही थी, चला तो रही थी, बट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये उनका हिस्सा नहीं था, लीगल हिस्सा नहीं था, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी। और ये चीज उनके आर्टिकल 370 के अंदर थी कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसको बस गवर्नमेंट जो है वो रन कर रही है जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता। यहां तक हो गया। लेकिन अब फिर आगे क्या होता है, आगे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, तो 2019 के अंदर वो ये जो आर्टिकल इस हिस्से को इंडिया का हिस्सा नहीं बनाता था, इसको वो लोग खत्म कर देते हैं और इसको इंडिया का हिस्सा करार दे देते हैं कि ये इंडिया का हिस्सा है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 370 जो है उसको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इसका मतलब अब ये है कि जिस तरीके से यानी कि अब पहले इस इलाके के अंदर इंडिया का कोई भी बंदा आकर जमीन नहीं परचेज कर सकता था, लेकिन अब कर सकेगा। दुनिया दिल्ली से अगर यहाँ पर आपको रहायश रखना चाहता है तो वो रख सकेगा। यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोगों के यहाँ पर डोमिसाइल भी, अब वोट भी बना रहे हैं, डोमिसाइल भी बना रहे हैं, मतलब कि जो इसराइल वाली स्ट्रेटेजी थी उसको अपनाया जा रहा है। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको बसाया जा रहा है ताकि उनकी तादाद जो है वो बढ़ जाए वक्त के साथ साथ यहाँ पर, ठीक हो गया। बहरहाल ये काम होता रहा और ये आर्टिकल 370 पहले क्या क्या चीजें थी, बाद में क्या क्या थी, ये आप लोगों ने खुद से पढ़ लेनी है क्या क्या तब्दीली। तब्दीली जो भी आई उसमें मेन चीज यही थी कि अब जो इंडिया के पास कश्मीर है वहां पर जो है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो इंडिया के हिंदूज हैं, अब वो वहां पर सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको दो हिस्सों में बेटा तकसीम किया गया आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख, दो यूनियन टेरिटरीज इसकी बनाई गई। लद्दाख की जो है कोई असेंबली नहीं है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की एक असेंबली है। इस असेंबली का जो इलेक्शन है वो सितंबर में हुआ है
और उस सितंबर में जब इलेक्शंस होता है यहाँ पर, तो इलेक्शंस के बाद यहाँ पर एक गवर्नमेंट बनती है और वो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर यानी कि बीजेपी वाले वैसे तो हार जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनती है वो बनती है उमर अब्दुल्ला साहब की। उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर है और इनकी जब गवर्नमेंट बनती है तो इन्होंने अपनी कैंपेन में वादा किया था कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं ये जो आर्टिकल 370 2019 के अंदर इसको खत्म किया गया था इसको मैं रीस्टोर करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन वो अलग बात है कि ये नहीं होने वाला। बाकी चीजें वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं कि इंडिया हेल्ड कश्मीर के 2 यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू और कश्मीर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब जीत जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर सिर्फ 2 बातें कहता है कि वैसे इंडिया ने कह चुके हैं कि हम इसको रीस्टोर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इन केस कर देते हैं तो उससे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जब से ये काम हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बहुत ज्यादा जो है खराब हो चुके हैं। यानी कि आर्टिकल 370 जब 2019 के अंदर इसको खत्म कर दिया गया था, तो उससे पहले तो पाकिस्तान वाले फिर भी इंडिया वालों से ये एक दूसरे के साथ कोई बातचीत कर लेते थे, लेकिन उसके बाद इनकी बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में बेटा कश्मीर जो है उसके बगैर आप लोग अपना इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये है सीन। अब इसी जब ये जो नवी गवर्नमेंट बनी है ये वाली, इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपनी जो है रेजोल्यूशन पास किया है और इस रेजोल्यूशन के अंदर ये कहा है कि जनाब अली जो जम्मू एंड कश्मीर है इसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, इसका एक अपना स्पेशल स्टेटस जो है उसको बहाल किया जाए। ये जो आर्टिकल 370 खत्म किया गया था इसको रिस्टोर किया जाए, इसके बारे में रेजोल्यूशन उन लोगों ने पास किया है। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी है, गवर्नमेंट में है नरेंद्र मोदी की, वो इसको सीरियस लेती है या नहीं लेती है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो इसको रिस्टोर करते हैं तो यहाँ के लोगों के ऊपर उनका एतमाद जो है वो, लोगों का एतमाद जो है गवर्नमेंट के ऊपर बेहतर होगा। बहरहाल अब पेपर पर्सपेक्टिव में क्या है, पेपर पर्सपेक्टिव में सीधी सी बात है, कश्मीर का आपको स्टेटस बता दिया और बाकी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस। 3-4 पॉइंट बताऊंगा और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जब भी आपने डिस्कस करने हैं तो बेटा ये 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं कि इनके बगैर आप इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को डिस्कस कर ही नहीं सकते। नंबर 1 है कश्मीर का मसला, दूसरा है आपका पानी का मसला और खास तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को वो लोग कह रहे हैं कि हम इसको अमेंड करें, इसको लेकर आप डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा है बेटा टेररिज्म का मसला, जो हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि टेररिस्ट अटैक उसने करवाया उसने करवाया। और चौथा बेटा है ट्रेड। ठीक है, ट्रेड जो है अगर बढ़ेगी तो बेहतरी होगी, ट्रेड रुकी पड़ी है। टूरिज्म की भी बात कर सकते हैं, जैसे सिख यहाँ पर आते हैं, ठीक है, टूरिज्म भी बेहतर हो सकता है। बहरहाल ये 4-5 चीजें ऐसी हैं कि ये 5 पॉइंट्स आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए जब भी आप डिस्कस करना चाहिए, यू कैन डिस्कस इट। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस, इनके बगैर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को आप डिस्कस नहीं कर सकते। और बाकी न्यूक्लियर तो फिर है ही है, न्यूक्लियर डेटरेंस भी है, वो एक बात अलग बात है। ठीक हो गया, यानी कि ये हमारे मसले हैं पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान, ये प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। अगर इनको हम ओवरकम कर लेते हैं तो हमारी ट्रेड भी बढ़ेगी, टूरिज्म भी बढ़ेगा, हम तरक्की भी करेंगे, हमारा डिफेंस का बजट भी नीचे चला जाएगा और अल्टीमेटली भी प्रोग्रेस, बस ऐसा होएगा ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगा वो एक अलग से डिबेट है, वो जिस दिन राइटर को डिस्कस ऐसी चीज करेगा आई विल डिस्कस दैट एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइमेट रियलिटीज। अब इसके अंदर क्या बात करनी है, इसके अंदर सीधी सी बात करनी है कि भाई लाहौर जो है ना आपका, वो बड़ा गंदा हो चुका है और उसका अब क्या करना है। लाहौर की बात होगी कि बहुत ज्यादा गंदगी हो चुकी है, गवर्नमेंट ने क्या किया ये आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था ये आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के एक्शंस के बारे में बात होगी, गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चीज को लेकर कोई फैसला किया। तो द एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लाहौर का है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये होता है, ये आपको बताता है कि भाई किस लेवल के ऊपर हो। फॉर एग्जांपल अगर 50 तक हवा के अंदर पोल्यूशन है तो कोई मसला नहीं है, 100 तक मॉडरेट है, ये अनहेल्थी है, ये भी अनहेल्थी है, वेरी अनहेल्थी और ये खतरनाक है। लेकिन लाहौर का तो 1000 प्लस हो चुका है, इतनी ज्यादा, यानी कि ये सुई तोड़ के हम लोग आगे क्रॉस कर चुका है लाहौर। ठीक है, और वैसे भी टॉप पे रहता था, अब भी है सही है, कभी दूसरे नंबर के ऊपर कभी पहले नंबर के ऊपर, पिछले साल भी ऐसे ही था, इस साल भी ऐसे ही है। ठीक है, गंदगी के हिसाब से, तो ये प्रॉब्लम ये बात करेगा राइटर। तो राइटर कहता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का 1165 हो चुका है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, पंजाब गवर्नमेंट ने इस चीज को लेकर कुछ मेजर्स लिए हैं। मेजर्स में क्या है, नंबर 1 के ऊपर उसने कहा है कि जो हैवी ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया जाए,
जनवरी 2025 तक वो शहर के अंदर दाखिल ना हो। हैवी ट्रैफिक जो है 3500 सीसी जो होती है ना गाड़ी, इससे ऊपर ऊपर हम उसको हैवी ट्रैफिक बोलते हैं, ठीक है। जिसको चलाने के लिए आपको HTV हैवी ट्रैफिक उसका जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक हो गया। उससे नीचे नीचे जो 3500 सीसी होता है ना मजदा, उससे नीचे नीचे पावर वाले LTV में आते हैं, लाइट ट्रैफिक व्हीकल्स, ठीक है ना। तो हैवी ट्रैफिक को लाहौर में बंद कर दिया गया कि वो नहीं आएगी। लोगों को कहा है मास्क पहनो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को नवंबर 17 तक जो है बंद कर दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम से कहा गया है जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के, आधे लोग ड्यूटी पर आए आधे घर से काम करें, ठीक है। तो ये कुछ मेयर्स किसने लिए हैं? गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट। लेकिन आपको पता है इनसे फर्क कौन नहीं पड़ने वाला, ये तो आटे में दाल के बराबर भी नहीं है, नमक के बराबर भी नहीं है, सॉरी, ठीक है। लेकिन असल वजह क्या थी? असल वजह थी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। इन चीजों की वजह से जो है ये सारी गंदगी जो है ये फैली है। बहरहाल अब राइटर क्या कहता है कि क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। तो इसमें क्या है कि आप लोग जो है ना हैवी पोल्यूटर्स जो है ना, जो भी इंडस्ट्री वगैरह है या गाड़ियों का धुआं है, उसके ऊपर आप क्या करें, उसको कंट्रोल करें, रिस्ट्रिक्ट करें। यानी कि जिग जैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। कहाँ पर? जो आपके भट्ठे हैं ईंटों के, ठीक है ना, जो ब्रिक किलन्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाए। गाड़ियां जो पर्सनल इस्तेमाल में लाई जा रही हैं उनका इस्तेमाल कम किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर किया जाए, ठीक है ना। हैवी ट्रैफिक और इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, देखा जाए। पॉपुलेशन सेंटर से उनको दूर बताया जाए। और सबसे बड़ी बात, इंडिया की तरफ से स्मोक आ रही है तो उसको भी टैकल किया जाए, उसको भी चेकआउट किया जाए, इंडिया वालों के साथ मिलकर भी काम किया जाए। तो ये तो राइटर ने लिख दिया। अब असल में होना क्या चाहिए कि हम लोग किस तरीके से जो है ये जो लाहौर के अंदर स्मोक है, गंदगी है, इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है बेटा वो है आपका व्हीकल्स। सबसे मेन बात, व्हीकल्स धुआं बहुत ज्यादा छोड़ती हैं और लाहौर में क्योंकि जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाए। दूसरी चीज पे आ जाती है जो ग्रीन बेल्ट है, ठीक है। ग्रीन बेल्ट जो है लाहौर के अंदर उसको बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाए। नंबर 3 है आपकी हाउसिंग सोसाइटीज कंस्ट्रक्शन। वो क्या किया जा रहा है कि लाहौर के इर्द गिर्द हाउसिंग सोसाइटीज बढ़ाई जा रही हैं, एग्रीकल्चर लैंड को खत्म किया जा रहा है। ये काम जो है इसको बंद कर दिया जाए। चौथी चीज आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि ये जो इंडस्ट्रीज लाहौर के पास पास लगी हुई हैं इनको क्या किया जाए, इनको जो है लाहौर से बाहर निकाला जाए, दूर खुले इलाकों में लेकर जाया जाए। पांचवी चीज है अर्बानाइजेशन, कि लाहौर की जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है। दूसरे जो इलाके हैं लाहौर के इर्द गिर्द वहां पर भी सहूलतें दी जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर ही रहे, माइग्रेट ना करें, ठीक है। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर वर्किंग करने की आप लोगों को जरूरत है, वो आप लोग कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक दिस ये जो मेन बड़े बड़े काम है ना ये करने की जरूरत है। बाकी ये जो स्कूल बंद कर दें, कॉलेज बंद कर दें, वर्क फ्रॉम होम कर लें, इनसे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा होने वाला नहीं है। लेकिन ये जितने भी काम बताए हैं ये बहुत हैवी किस्म के हैं, ये इतनी आसानी से नहीं होने वाले। और जब ये इतनी आसानी से नहीं होने वाले तो समझ लें कि लाहौर के अंदर जो है उसकी ये पिछले साल भी गंदा था, अगले साल भी गंदा होगा और इससे ज्यादा ही गंदा होगा। और बल्कि अब तो पेशावर, इस्लामाबाद और दूसरे शहरों की भी रेटिंग खराब होना शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और इसके इफेक्ट्स क्या हैं? इफेक्ट्स बेटा सबसे बड़ा इसका मसला ये हेल्थ के ऊपर असरअंदाज होता है। और जिस तरह जो है एजुकेशन के इंस्टीट्यूट बंद हो चुकी है तो एजुकेशन के ऊपर भी असरअंदाज होगा। फिर कारोबार के ऊपर इस तरह असरअंदाज होता है कि जब आपकी विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी रह जाती है तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है इससे डिस्टर्ब होता है, तो उस पर भी असरअंदाज होगा। हेल्थ में जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी शहरियों की जो लाहौरिये हैं इनकी उम्र 5-5 साल कम हो गई है, इस तरह से असरअंदाज होता है। तो दैट इज द ऑल सिनेरियो, होल सिनेरियो। तो इसको आप मल्टीपल डिमेंशंस के अंदर यूज कर सकते हैं। रूल ऑफ फियर, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सादी एंड टू द पॉइंट बात ये वाली है कि पीटीआई का जो एक एमएनए था ना ख्वाजा शिराज महमूद, ये वाला, इसको उठा के ले गए हैं इनके घर से। खलाई महलूक आपको पता है जिसको कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो आपकी स्टैब्लिशमेंट वगैरह है इसको अक्सर यही। तो अब बीवी बच्चों के सामने इस बेचारे को मारा मुरा भी, तो हथकड़ियां भी लगाई और इसको उठाकर इसके घर से ले गई। इसके ऊपर राइटर बात करता है कि ये जो चीज है ना इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस होती है। इनफोर्स्ड मतलब कि जबरदस्ती, डिसअपीयर गायब कर देना, जबरदस्ती गायब कर देना।
एक चीज ये होती है कि देखें, आपके खिलाफ किसी वजह से एक एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं वो आपके घर आते हैं, वो पुलिस या कोई भी डिपार्टमेंट, खासतौर पर तो पुलिस ही होती है, और आपको अरेस्ट करके, अरेस्ट वारंट उनके पास होते हैं, अरेस्ट करके ले जाती है। दैट इज अ लीगल प्रोसीजर, ठीक है। तो ये ठीक है, ये तो जो भी करेगा इसके साथ, लेकिन एक बंदे के दरमियान खिलाफ ना एफआईआर है, ना अरेस्ट वारंट्स हैं, और उसको आप उठाकर ले जाते हैं, मतलब क्या है कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, जंगल का कानून है। तो जब इनफोर्स डिसअपीयरेंस होगी तो ये डायरेक्टली जो है डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी की डिस्ट्रक्शन को ज़ाहिर करेगी, डेमोक्रेसी की तबाही को, डेमोक्रेसी के साथ जो मजाक हो रहा है उसको करेगी। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो श्योरिटी देती है रूल ऑफ लॉ की, ह्यूमन राइट्स की। लेकिन जब ये है तो इसका मतलब है ना तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है और ना ही यहाँ पर ह्यूमन राइट्स है। तो ये हुआ है, इसके साथ हुआ है, इससे पहले भी कईयों के साथ होता रहा है, तो इसी को लेकर राइटर लिखता है। इसी एमएनए के बारे में कहता है, पीटीआई का है, इसको उठाकर घर से ले गए हैं। तो डेमोक्रेसी जो है ना वो हर एक सिटीजन को ये राइट देती है कि उसको उसका जो है ना सेफ्टी उसको मिलनी चाहिए, लेकिन इसको उठाकर ले गए हैं। कुछ मास्क के अंदर कुछ लोग आए थे, साथ में पुलिस वाले भी थे, इसके घर पर रेड की, फैमिली मेंबर के सामने जो है इसके ऊपर गन पॉइंट पे इसको रखा, उसके बाद इसके हाथों को बांधा और इसकी बीवी के सामने इसको थप्पड़ थप्पड़ मार के घसीट कर ले गए। तो पर्सनल डिग्निटी और फैमिली की जो सैंक्टिटी है वो डिस्टर्ब हुई इससे। इससे पहले जो पिछले महीने इमरान खान का फोकल पर्सन था इंतजार पंजदार, उसको भी उठा कर लेके थे इसी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है वो यही कहती है कि पहले तो एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर के बाद अरेस्ट वारंट हो, और अरेस्ट वारंट्स के बाद उस बंदे को आप लोग अरेस्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो स्टेट जो है वो अप होल्ड नहीं कर पा रही लॉ को पाकिस्तान, ठीक है ना। एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रैक्टिसेस जो हैं वो हो रही हैं, रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, यानी कि कोर्ट से बाहर इस तरह के काम। तो स्टेट को चाहिए कि इन चीज़ों को क्या करे, एड्रेस करे, ठीक है ना, इन चीज़ों को। तो क्या करना चाहिए, इस तरह की प्रैक्टिसेस स्टेट को चाहिए कि वो बंद कर दे, ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, प्रोसेस जो है वो ड्यू होना चाहिए और हर सिटीजन के राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन स्टेट यहाँ पर ऐसा नहीं कर रही। पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्स डिसअपीयरेंस, बलूचिस्तान के केसेस हमारे सामने थे पहले, ठीक है, देन केपीकी के थे, प्रोटेस्ट हो रहे, एंड द सेम प्रैक्टिस इज कंटिन्यू इन पंजाब राइट नाउ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ एंड अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो आप इसको लिख सकते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये सारी चीजें यही बताती हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। तो ये थे बेटा आपके एडिटोरियल्स, ये आपका जो है फोकल नंबर का नंबर है व्हाट्सएप का, आप जब चाहें और इसको डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी इशू हो। बाकी ये जो चीज़ है ये दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये छोटे छोटे ऐसे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, तो आप लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अक्सर जो है ऐसे इन्हीं में से राइटर बना के सीएसएस में दे देते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं। यहाँ से आप डाटा जो है वो बड़ा अच्छा अच्छा आपको मिल जाता है, उसको आप पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में हमारी राइटिंग प्रैक्टिस का जो सेशन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस ही करवाते हैं। सो जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।